राधे राधे भाई सभी को। अपन फिजिक्स पढ़ रहे थे और जो अपना फिजिक्स का पिछला लेक्चर था उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप गति उसके बारे में पढ़ चुके थे, है ना। लेकिन अब आज जो है अपना नया टॉपिक है गति के नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन। हालांकि इनको न्यूटन के गति के नियम भी बोलते हैं क्योंकि न्यूटन ने सर्वप्रथम इनकी खोज की थी, उसी ने इनका सिद्धांत दिया था। देखो, जब हम गति के नियमों की बात करते हैं तो बेसिकली 3 गति के नियम हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे हम बोलते हैं। दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब ये तीनों क्या हैं, इन तीनों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और ऊपर से ये भी जानेंगे कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर यूज होती हैं और किस तरीके से इनके कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। ठीक है, देखो, जब हम गति के नियमों की बात करते हैं तो बेसिकली कितने नियम हैं? 3 नियम है। पहला जो नियम है कौन सा है, जिसे हम प्रथम नियम बोलते हैं। प्रथम नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम है। कौन सा है? जड़त्व का नियम है ना। अब इस जड़त्व का नियम है, इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमको जड़त्व समझना पड़ेगा कि भाई ये इनर्शिया होता क्या है। तो देखो, जब मैं जड़त्व की बात करता हूँ, इनर्शिया की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई वस्तु है, अब वह वस्तु यदि उसमें इसकी अवस्था में परिवर्तन करना है, जैसे कि कोई वस्तु यदि गतिशील है तो ये भी एक उसकी स्टेट है, एक अवस्था है। यदि कोई वस्तु स्थिर खड़ी हुई है तो वो भी एक उसकी अवस्था है। अब किसी भी वस्तु की उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो विरोध उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं ना। अब ये चीज़ आपके ऊपर से गई होगी कि भाई किस तरीके से विरोध होता है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको इसके एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल समझने होंगे, है ना। अब उन सटीक एग्जाम्पलों की पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि भाई इस चीज़ से बनता क्या है। देखो, ये जो गति के नियम है ना, इन तीनों ही नियमों में जो फोर्स होता है यानी कि बल, उसकी एक से डेफिनेशन निकलेगी, एक से आपका इक्वेशन निकलेगी और एक से उसकी नेचर पता लगेगी कि भाई बल की नेचर किस प्रकार की होती है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। जब हम प्रथम नियम की बात करते हैं तो प्रथम नियम में बल की डेफिनेशन निकलती है ना, यानी बल की परिभाषित होती है इसमें, है ना। परिभाषा निकल के आती है। अब देखो, इस चीज़ को ये एग्जाम्पल से समझना। देखो, ये नियम दरअसल ये कहता है कि जैसे कोई वस्तु स्थिर है तो वह हमेशा ही स्थिर ही बना रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है, चल रही है, तो वह हमेशा ही चली रहना चाहती है, उसको कोई रोके ना, ये प्रयास रहता है ना। अब कोई वस्तु स्थिर है तो उसको चलाने के लिए जो उस पर क्रिया की जाती है, जो उस पर एक्शन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। यदि कोई वस्तु चल रही है, उसको रोकने के लिए जो उस पर प्रतिक्रिया की जाती है, जो उस पर क्रिया की जाती है, एक्शन किया जाता है, वही क्या होता है? फोर्स होता है। अब ये जो लॉ है ना, वो इसी चीज़ का कहता है कि भाई यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बना रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही बना रहना चाहती है, जब तक कि उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना किया जाए, बाह्य कोई एक्शन कार्य ना किया जाए, तब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, है ना। अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो, जब आप ट्रेन में या बस में बैठते होंगे तो आप जब ट्रेन की सीट पर बैठते हो तो जो आपका कमर का नीचे का हिस्सा है ना, वो ट्रेन की जो सीट होती है उससे सटा हुआ होता है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो फ्री होता है एकदम से, है ना। अब जैसे जैसे यदि ट्रेन चल रही है तो जो आपका नीचे का हिस्सा है ना, वो नीचे का हिस्सा उस ट्रेन के साथ सटा हुआ है। तो यानी कि जैसे जैसे ट्रेन चल रही है तो आप भी चल रहे हो, आपका भी मोशन हो रहा है साथ साथ में। अब लेकिन जैसे ही अचानक ब्रेक लगे, है ना, ट्रेन के जैसे ही अचानक ब्रेक लगेंगे तो क्या होगा? ब्रेक लगेंगे तो जो आपका नीचे का कमर का हिस्सा है जो कि उस सीट से सटा हुआ है वो तो वहीं रुक जाएगा, जैसे ही बस रुकेगी, क्योंकि वो नीचे से सटा हुआ ना, तो वो तो वहीं रुक जाएगा। अब जैसे वो रुक जाएगा, लेकिन जो आपका ऊपर का हिस्सा है कमर का वो तो नहीं रुकेगा, वो तो गतिशील ही बना रहना चाहता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहते हैं, यदि कोई वस्तु गतिशील है यानी कि हमारा जो ऊपर का हिस्सा है वह गतिशील है तो ये गतिशील ही बना रहना चाहता है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि अचानक से चलती हुई बस कोई अचानक रुक जाती है तो जो व्यक्ति है वो आगे की तरफ धक्का खाता है ना, आगे की तरफ जाता है। इसी का जस्ट इसका अपोजिट ले लीजिए। यदि कोई बस स्थिर खड़ी हुई है और आप उसमें बैठे हो
तो जब जैसे ही बस अचानक से चल जाएगी तो चल जाएगी, जो आपके कमर के नीचे का हिस्सा है वो भी उसके साथ मोशन में आ जाएगा, है ना। लेकिन जो प्रारंभ में स्थिति बस, तो जो बस थी वो खड़ी हुई थी, तो आपका पूरा शरीर खड़ा हुआ था, आपका पूरा शरीर स्थिर अवस्था में था। लेकिन जैसे ही बस चली तो आपका जो कमर का नीचे का हिस्सा है वो तो मोशन में आ गया, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा वो तो मोशन में आया ही नहीं, वो तो स्थिर ही बना रहना चाहता है ना। और इसलिए जो आपको जैसे ही बस चलती है अचानक, तो आप पीछे की तरफ धक्का खाते हो। तो ये इसके बेसिकली दो, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं ना। मैंने जो बेसिकली बहुत, आपने जो प्रैक्टिकली देखे होंगे, आपने महसूस भी किए होंगे, ये वो एग्जाम्पल है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति चलती बस में से या चलती ट्रेन में से उतरता है, तो आपने देखा होगा वो हमेशा जैसे ही यदि कोई सीधा ही उतर रहा है या फिर एक एडवाइस दी जाती है उसको, भाई जब उतरे तो जिस तरफ बस चल रही है, जिस तरफ गाड़ी चल रही है, तो पहले उसकी तरफ थोड़ा सा मूव किया जाए, थोड़ा उसके साथ साथ भगा जाए, तभी जाके आप अच्छे मोमेंटम को प्राप्त कर सकते हो, आसानी से उतर सकते हो। अब होता क्या है कि आप ट्रेन के साथ चल रहे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, है ना, आप उतरना चाहते हो, तो अपने को क्या, ट्रेन चल रही है लेकिन जो ज़मीन है वो तो स्थिर ही है ना। अब जैसे ही आप नीचे पैर रखोगे, तो आप पैर रखते ही जो आपका शरीर है ना, वो शरीर है जो उसका, जैसे ही आपका पैर टच होगा ज़मीन से तो वो वहीं पर स्थिर हो जाएगा। आपका पैर तो स्थिर हो गया है, लेकिन जो बॉडी है ऊपर की वो तो ट्रेन के साथ ही मूव कर रही है। इसीलिए देखा होगा कि जब चलती ट्रेन में से आदमी यदि कूदता है सीधा, तो वो हमेशा गिरने के उसके चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यदि वह गाड़ी की डायरेक्शन में थोड़ा मूव करता है, थोड़ा भगता है, तो वह आसानी से उतर जाता है। तो ये उसके बेसिकली एग्जाम्पल है इसके प्रथम नियम के, जड़त्व के नियम के। क्या नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह वस्तु स्थिर रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह वस्तु गतिशील बना रहना चाहती है ना। ठीक है, पहला नियम समझ में आ गया। और ये नियम क्या डेफिनेशन देता है, बल की परिभाषा देता है ना। जब आप अवस्था परिवर्तन करोगे, तो अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो बाहरी कार्य किया गया है, बाहरी एक्शन किया गया है, उसी को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन निकल के आ गई। दूसरा कौन सा नियम है, दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा नियम है, संवेग संरक्षण का नियम। अब ये संवेग क्या होता है ना, ये चीज़ समझने की है। संवेग संरक्षण का नियम, देखो संवेग की बात करें तो कोई भी वस्तु हो हमेशा एक मोमेंटम प्राप्त करना चाहती है ना। अब जब संवेग की बात करें तो इसको इंग्लिश में मोमेंटम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंटम, है ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं, और पी बराबर होता है एम बी। एम होता है द्रव्यमान और बी होता है इसमें वेग, वेलोसिटी होती है ना। दोनों का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। अब इसके संरक्षण की बात किस तरीके से की जाती है, ये बात समझो। देखो, यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान है और उसके अंदर वेग नहीं है, तो यानी कि वह उसके पास मोमेंटम नहीं है। यदि किसी वस्तु के पास वेग है लेकिन उसमें मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो मतलब कि उसमें भी मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम यदि आप संवेग चाहते हो तो आपको द्रव्यमान और वेग दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए एक कार का एग्जांपल लेते हैं। कार, उसकी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है। अब जब कार चल रही है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। इतनी सी बात आई आपके समझ में। अच्छा, यदि कोई कार चल रही है तो उसकी वही सब कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अचानक से क्या होता है कि वो कार किसी दूसरी कार से टकरा जाती है। अब जैसे ही उस दूसरी कार से टकराएगी, तो पहले मान लेते हैं वो यदि 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही थी, तो जैसे ही टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो एकदम से कम हो जाएगी, एकदम से लो हो जाएगी, है ना। अब जैसे ही उसकी वेलोसिटी एकदम से लॉस हो जाएगी, तो उसमें होगा क्या, उसके बाद जैसे ही इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी कम होने के साथ साथ ही उसके द्रव्यमान में चेंज आ जाएगा। क्योंकि द्रव्यमान के चेंज होते यदि ये चीज़ कम हो रही है तो इसको बढ़ना पड़ेगा, है ना। तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे, तभी तो संवेग संरक्षण होगा, तभी तो जो पहले में प्रारंभ में जो मोमेंटम था, बाद में भी वही मोमेंटम बना होना चाहिए। ये क्या कहता है, ये संवेग संरक्षण का नियम कहता है ना। और इस संवेग संरक्षण के नियम के तहत जो है, जो फोर्स होता है उसकी क्या डेफिनेशन निकल के आती है, जिसको क्या बोलते हैं, एफ बराबर एम ए। क्या बोलते हैं, एफ बराबर एम ए। ये जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है, यानी कि द्रव्यमान और एक्सीलरेशन का जो मल्टीप्लाई है वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, अब संवेग संरक्षण की भी बात हो गई, इसकी जो इससे फॉर्मूला भी निकल के आ गया बल का। पहला जो नियम है किसकी बात करता है, बल की, यानी फोर्स की डेफिनेशन की बात करता है। दूसरा जो फॉर्मूला, दूसरा जो नियम है संवेग संरक्षण का नियम, वो किसकी बात करता है, वो बल की इक्वेशन देता है, उसका
फॉर्मूला देता है। ठीक है, बात आई आपको समझ में। तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना। अब इस चीज़ को तो आपने महसूस भी किया होगा और देखा भी होगा। कौन सा नियम है तीसरा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, है ना। अब इस क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में क्या होता है? इसका देखो, इसमें मतलब ये होता है कि यदि आप किसी वस्तु पर एक्शन करते हो तो उसके जैसे ही आप किसी वस्तु पर एक्शन किया तो उसके बदले में भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। उसी को क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी पेड़ में मुक्का मारते हो, है ना, आपने एक्शन किया पेड़ में मुक्का मारने का, लेकिन बाद में जो पेड़ से प्रतिक्रिया आपको झेलनी पड़ी, आपके हाथ को झेलनी पड़ी, जिससे आपके हाथ में दर्द महसूस हुआ, वो क्या है? उस पेड़ की प्रतिक्रिया, यानी कि एक्शन के बदले में आपको क्या मिला? रिएक्शन मिला। ठीक है, बात है आपके समझ में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई नाव है, अब उस नाव से आप किनारे पर कूदना चाहते हो, तो कूदने के लिए आप क्या करोगे? कूदने के लिए जो नाव है उस पर आप दाब लगाओगे, उस पर आप बल लगाओगे। बल लगाने के बाद आप किनारे पर कूदने का प्रयास करोगे, तो आप देखोगे कि आप तो आगे की तरफ जाओगे, लेकिन जो नाव है वो पीछे की तरफ आएगी, है ना। तो आपने तो एक्शन किया, लेकिन रिएक्शन किसने किया? उस नाव ने किया। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। तो आई थिंक आपको ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी समझ में आया होगा कि यदि आप किसी पर एक्शन करते हो तो आपको बदले में उसका रिएक्शन भी लेना पड़ता है, आपको बदले में उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा, है ना। क्रिया प्रतिक्रिया का ये नियम कहता है। अब ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है ना, और इसका यदि हम इसको आगे डिफाइन करेंगे, भाई ये बल की क्या डिफाइन करता है? बल की प्रकृति को डिफाइन करता है कि भाई बल की जो फोर्स की नेचर है वो किस प्रकार की है ना। देखो, जब हम फोर्स की बात करते हैं, मान लीजिए ये आपका पेड़ है ना, इस पेड़ पर आपने पंच मारा, क्या पंच मारा, है ना। इस जैसे ही आप इस पर पंच मारोगे तो आपने इसमें जैसे कि आपने कुछ फोर्स लगाया, इस पर पंच मारोगे तो फोर्स ही तो लगाओगे, बल ही तो लगाओगे। आपने इस पर कुछ फोर्स लगाया, ठीक है भाई। बदले में जितना आपने फोर्स लगाया ना, उतना ही इसके रिएक्शन होती है ना, उतना ही इसके अपोजिट में जस्ट इसके रिएक्शन होती है। आप धीरे से मारोगे तो रिएक्शन भी धीरे से होगी, आप यदि तेज़ से मारोगे तो उसके बदले में प्रतिक्रिया भी बहुत तेज़ से होगी, आपके हाथ में भी बहुत ज़ोर से दर्द होगा। ठीक है, आप बॉल को लेते हो, बॉल को दीवार पे धीरे से मारोगे तो बॉल रिएक्शन में भी धीरे से ही गिरेगी। यदि आप उसको तेज़ से मारोगे दीवार पर तो बदले में भी वो तेज़ से ही आएगी। इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही प्रकृति बोलते हैं। किसकी? बल की बोलते हैं। आप जितना बल लगाओगे उतना ही आपको रिएक्शन में मिलेगा। ठीक है, बात है आपकी समझ में। तो यानी कि जो पहला नियम है, जैसे हम इनर्शिया ऑफ लॉ कहते हैं, जड़त्व का नियम, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बना रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील बना रहना चाहती है। अच्छा, सम्वेग संरक्षण का नियम कहता है, सम्वेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि भाई प्रारंभ में जितना संवेग था बाद में भी उतना ही संवेग रहेगा। ठीक है, और इससे क्या निकल के आता है? इससे जो बल की इक्वेशन निकल के आती है, उसका फॉर्मूला निकल के आता है। बात करें गति के तीसरे नियम की, तो ये क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नाम क्या? क्रिया प्रतिक्रिया की बात करता है, यानी कि आप जितना आगे रिएक्शन करोगे, एक्शन करोगे, आपको बदले में उतना रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये तीनों गति के नियम समझ में आए होंगे, और इन तीनों के गति के नियम में आपको एक चीज़ और समझ में आएगी। इसमें पहले में बल की डेफिनेशन, दूसरे में इक्वेशन, और तीसरे में उसकी नेचर की बात की गई है ना। अब यदि मैं फोर्स की और बात करूँ, इसका फॉर्मूला क्या बताया? F बराबर m है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, जो ये फोर्स होता है ना, हमेशा सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है ना। और एक चीज़ आपको और ध्यान होगी, क्या होगी कि मैंने जब आपको एसिलरेशन पढ़ाया था और उसमें बताया था कि जो एसिलरेशन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। अब जब f की इतनी सारी चीज़ें निकल गई तो f की आप डायमेंशन बता सकते हो, इसकी यूनिट बता सकते हो, यूनिट क्या होती है ना। बेसिकली जो फोर्स की न्यूटन जो यूनिट होती है उसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्या होती है? यूनिट होती है, न्यूटन, है ना। न्यूटन इसकी नाम दे दिया। वैसे इसकी निकालेंगे तो देखो क्या आएगा। एम की क्या होती है? केजी होती है। जो एसिलरेशन है, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, और वेग क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी जो यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो एक्चुअली में जो फोर्स होता है उसकी यूनिट तो किलोमीटर इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन ये इसी का एक रूप है, कौन सा? न्यूटन। यानी कि फोर्स की जो यूनिट है उसी को क्या बोलते हैं? यूनिट, न्यूटन बोल देते हैं ना। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन निकाल सकते हैं भाई। द्रव्यमान की डायमेंशन क्या होती है?
m1 होती है। अच्छा, एसिलेरेशन की बात करें तो इसकी क्या होती है, L1T-2 होती है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो फोर्स की कितनी हो गई, m1 L1T-2, ये इसकी डायमेंशन हो गए। तो आई थिंक आपको ये जो बल का पूरा कॉन्सेप्ट है ये चीज़ समझ में आई होंगी, और गति के तीनों नियम आपको समझ में आए होंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।